आज के इस सेशन में हम लोग बात करेंगे कि आप BQ 24 196 जो आईसी है, ये एक डीसी टू डीसी आईसी है। मतलब कि ये आपका चार्जिंग सेक्शन में मिलेगी आपको ये आईसी। अब ये जो आईसी है, ये आईसी कैसे वर्क करती है, यहाँ पर हम लोग 24 पिंस है इसके अंदर। तो 24 पिंस जो है वो कैसे वर्क करेगी, हर एक पिंस कहाँ से कनेक्टेड होगी, कितना वोल्टेज मिलेगा, इसके बारे में कंप्लीटली डिटेल से हम लोग यहाँ पर बात करेंगे। तो ये जो सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि BQ 24 196 आईसी है, वो आईसी कितने एक मॉडल में लगी हुई है। तो इसके लिए आप सर यहाँ पर बोर्नियो के अंदर जाकर देख सकते हैं। बोर्नियो के अंदर जाने के बाद में यहाँ पर हम लोग सर्च करेंगे। देखिए यहाँ पर सर्च करते हैं BQ 24 196। ठीक है, यहाँ से सर्च करना है BQ 24 196। आप यहाँ पर देख पा रहे हैं कि कितने सारे मॉडल के अंदर ये आईसी लगी हुई है। तो अगर इस वाली आईसी का आप सेक्शन समझ जाते हैं, अगर इस आईसी को कंप्लीटली रीड कर लेते हैं, तो मानकर चलिए कि इतने सारे मॉडल, लगभग 100 से भी ज़्यादा मॉडल है, ये मॉडल आपके चार्जिंग सेक्शन में कवर हो जाएंगे। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम लोग पिक्चर के थ्रू समझेंगे कि ये आईसी है, ये आईसी का सभी पिंस कैसे कैसे वर्क करता है। इसके बाद में हम लोग देखेंगे स्केमेटिक के अंदर उसको, कि स्केमेटिक के अंदर वो कहाँ पर मिलेगी और उसकी लाइनों को कैसे कैसे आपको फॉलो करना है। एंड उसके बाद में हम लोग देखेंगे मदरबोर्ड के ऊपर टेस्टिंग कर कर सभी के अंदर इतने वोल्टेज आ रहे हैं या नहीं आ रहे, जो कि हम लोग आज पढ़ेंगे। तो यहाँ पर हमें देखिए, यहाँ पर हमें सबसे पहले जो सर्च करना है, स्टार्ट करना है, या फिर हम लोग सबसे पहले जहाँ से रिपेयरिंग टेस्टिंग करना है स्टार्ट करते हैं। तो ये है हमारे पास में B2B कनेक्टर। B2B कनेक्टर का मतलब आपका जो सब बोर्ड से मेन बोर्ड पर जो कनेक्टर आ रहा है, वो वाला कनेक्टर, जिसमें हमारा चार्जिंग का सेक्शन रहता है एंड स्पीकर भी रहता है, माइक वगैरह सब चीज़ें रहती है। तो आज हम लोग ओनली फॉर क्या समझेंगे, यहाँ पर चार्जिंग वाला सेक्शन। तो यहाँ पर आपको चार्जिंग वाले सेक्शन को समझने के लिए सबसे पहले B2B कनेक्टर देखना है। एंड B2B कनेक्टर जो होता है, B2B कनेक्टर से एक लाइन आउटपुट होगी, उस लाइन का नाम होगा वीबस। तो यहाँ से देखिए आप, वीबस का लाइन आउटपुट होता है। एंड वीबस का लाइन जो आउटपुट होता है, इसके बाद में आपको यहाँ पर मिलेगा जो मोस्पेट। अब ये जरूरी नहीं है कि हर एक मॉडल में यहाँ पर मोस्पेट मिले, किसी मॉडल के अंदर मोस्पेट मिलता है एंड किसी मॉडल के अंदर मोस्पेट नहीं मिलता। तो अगर मोस्पेट को समझना है तो आप हमारा बेसिक देख सकते हैं, बेसिक के वीडियोस, वहाँ पर मोस्पेट के बारे में क्लियर पूरा बताया गया है। तो मोस्पेट के अंदर हम लोग देखेंगे कि मोस्पेट में इनपुट वोल्टेज यहाँ पर 5 वोल्टेज होगा। इससे पहले आपको एक चीज़ और ध्यान रखना है, अगर आप B2B कनेक्टर पर चेक करना चाहते हैं कि हमारा चार्जिंग वोल्टेज आया है या नहीं आया, तो ये वीबस का जो लाइन होगा, यहाँ पर आपको एक टेस्टिंग पॉइंट मिलेगा, टीपी पॉइंट मिलेगा। इस टीपी पॉइंट पर आपको चार्जर कनेक्ट कर कर 5 वोल्टेज चेक करना है। अगर यहाँ पर 5 वोल्टेज आया तो इसका मतलब हमें समझ जाना है कि हमारा जो सब बोर्ड एंड हमारा चार्जिंग कनेक्टर और इसके साथ में सब बोर्ड से मेन बोर्ड तक जो फ्लेक्स आ रहा है वो कंप्लीटली ओके है। तो यहाँ पर हमें 5 वोल्टेज टीपी पॉइंट के ऊपर 5 वोल्टेज चेक करना है। एंड इसके बाद में हम लोग आगे बढ़ते हैं तो मोस्पेट के आगे भी यहाँ पर 5 वोल्टेज आउटपुट होना चाहिए। तो यहाँ से 5 वोल्टेज, यहाँ से 5 वोल्टेज आउटपुट होगा। एंड उसके बाद में नेक्स्ट देखते हैं, यहाँ पर OVP आईसी मिलेगा आपको। तो OVP आईसी में क्या होता है कि आपका 5 वोल्टेज ही इनपुट होता है एंड 5 वोल्टेज ही आउटपुट होता है। तो OVP आईसी में हम लोग देखेंगे तो यहाँ पर OVP आईसी से पहले आपको यहाँ पर 5 वोल्टेज मिलना चाहिए एंड OVP आईसी के बाद में भी 5 वोल्टेज मिलना चाहिए। तो यहाँ पर हम लोग देखेंगे तो बहुत सारे कैपेसिटर लगे रहते हैं, तो आपको कैपेसिटर के ऊपर वहाँ पर 5 वोल्टेज चेक करना है। एग्जैक्टली कौन से मॉडल में कहाँ पर मिलेंगे हम लोग आगे स्केमेटिक में देखेंगे, तो आपको वहाँ पर पता चल जाएगा कि कहाँ पर हमें 5 वोल्टेज चेक करना होता है। वहाँ पर आपको सिंपल 5 वोल्टेज चेक करना है। अगर 5 वोल्टेज बना तो इसका मतलब समझ जाइए कि आपका जो OVP आईसी है, OVP आईसी तक का सेक्शन ओके है। इसके बाद में देखिए 5 वोल्टेज आउटपुट होता है आगे। एंड आउटपुट होने के बाद में आपको इस वाली लाइन का जो नाम होगा, इस लाइन का वीबस नाम होगा, या फिर आपको मोबाइल के अंदर USB इन मिल सकता है, या फिर किसी स्केमेटिक के अंदर आपको वी चार्ज नाम मिल सकता है। इस तरह से अलग अलग नाम मिल सकते हैं, बट आपको यहाँ पर मोस्टली सभी मोबाइल्स में क्या मिलेगा, वीबस नाम मिलेगा। अब ये जो वीबस है, वीबस वोल्टेज जो BQ 24 196 आईसी है,
इस आईसी के पिन नंबर 1 और पिन नंबर 24 के ऊपर इनपुट होता है। बट हम लोग कैसे चेक कर पाएंगे कि पिन नंबर 1 और पिन नंबर 24 पर इनपुट हुआ या नहीं हुआ? क्योंकि आईसी की जो पिन्स होती है, आप पिन्स के ऊपर अगर नहीं चेक कर पाते हैं कि यहाँ पर 5 वोल्टेज आया या नहीं आया, तो आपको क्या करना है, पिन नंबर 23 पर देखिए आप PMID लिखा हुआ मिलेगा आपको। किसी किसी मॉडल में आपको यहाँ पर MID लिखा हुआ भी मिल सकता है, अदरवाइज सभी मॉडल के अंदर यहाँ पर PMID लिखा हुआ मिलेगा आपको। तो PMID पर आप देखेंगे तो यहाँ पर सिंपली या तो आपको एक कैपेसिटर मिलेगा, यहाँ पर एक कैपेसिटर मिलेगा, या फिर इसी लाइन में कनेक्ट होकर आपको एक कैपेसिटर और लगा हुआ मिलेगा। इसके ऊपर आपको क्या चेक करना है, 5 वोल्टेज। अगर यहाँ पर 5 वोल्टेज आया, इसका मतलब आप समझ सकते हैं कि B2B कनेक्टर से लेकर यहाँ तक 5 वोल्टेज इनपुट हो गया है, मतलब कि आपकी चार्जिंग आईसी के अंदर 5 वोल्टेज आ गया है। अगर सिंपली देखिए 1 क्लिक में हम लोग चेक करना चाहें, जैसे होता है कि रिपेयरिंग करते हैं, रिपेयरिंग के टाइम पर क्या होता है कि बार बार स्टेप बाय स्टेप चेक करना मुश्किल है, क्योंकि टाइम वेस्ट होता है उसके अंदर। तो अगर आपको सिंपल चेक करना है कि यहाँ तक का पीछे का पूरा सेक्शन ओके है या नहीं, तो आप क्या करेंगे, PMID जो कैपेसिटर है, इस कैपेसिटर के ऊपर आपको क्या चेक करना है, 5 वोल्टेज। अगर इस वाले कैपेसिटर पर 5 वोल्टेज आया, तो इसका मतलब समझ जाइए कि आपका जो सब बोर्ड, चार्जिंग सेक्शन एंड चार्जिंग सेक्शन से ऊपर तक का सभी सेक्शंस ओके है। तो आपको ये चीज़ देख लेना है। अब इसके बाद में हम लोग देखते हैं कि PMID तक आ गया। अब PMID के बाद में जो वोल्टेज होता है, वोल्टेज आगे आउटपुट होगा हमारा। अब आउटपुट होगा मतलब कि स्विचिंग होगा वोल्टेज, और स्विचिंग होकर पिन नंबर 19 और पिन नंबर 20, पिन नंबर 19 और पिन नंबर 20 से स्विचिंग होता है वोल्टेज, और स्विचिंग होने के बाद में कोयल के ऊपर जाएगा वोल्टेज। ये हमारा VPH कोयल होगा। यहाँ से जो वोल्टेज आउटपुट होगा, या तो उसे VPH बोलेंगे या फिर उसका नाम होगा VSYS, ठीक है, ये नाम मिलेगा आपको। और कुछ सैमसंग के जो मॉडल्स होते हैं, सैमसंग के मॉडल में यहाँ पर नाम यूज किया जाता है, इसी का ही वीबेट नाम यूज किया जाता है। तो आपको VPH या VSYS वाली जो कोयल है, इस कोयल के ऊपर आपको वोल्टेज चेक करना है 3.3 से लेकर 4.2 वोल्टेज तक, 3.3 से लेकर 4.2 वोल्टेज तक आपको चेक करना है। अगर यहाँ पर इतना वोल्टेज आ रहा है, इसका मतलब हम लोग समझ सकते हैं कि इस आईसी से वोल्टेज स्विचिंग हो रहा है। इसके बाद में हम लोग आगे चेक करते हैं स्विचिंग के बाद में। तो यहाँ पर देखिए जो वोल्टेज आउटपुट हुआ है, वो वाला वोल्टेज आपका एक बूट कैपेसिटर पर कनेक्ट होगा। जो यहाँ पर कोयल पर वोल्टेज आउटपुट हुआ है, ये वाला वोल्टेज कहाँ कनेक्ट होगा, आपका बूट कैपेसिटर पर। तो यहाँ पर देखिए ये बूट कैपेसिटर इस पर कनेक्ट हो रहा है। अगर यहाँ पर मान लीजिए आपके पास में 3.5 वोल्टेज आया, इस कोयल के ऊपर 3.5 वोल्टेज आया, तो आपको क्या चेक करना है, ये जो बूट कैपेसिटर, ये कैपेसिटर कोयल की साइड जहाँ से कनेक्टेड है, वहाँ पर तो आपको सेम कोयल के ऊपर जो वोल्टेज शो कर रहा है, वही वोल्टेज आपको यहाँ पर चेक करना है। और इसका जो कैपेसिटर है, कैपेसिटर के दूसरी साइड में जितना वोल्टेज यहाँ पर शो कर रहा है, अगर यहाँ पर 3.5 शो कर रहा है, इसका मतलब इसका डुअल वोल्टेज आपको कहाँ पर चेक करना है, ये जो कैपेसिटर का दूसरा सिरा है उसके ऊपर। मतलब कि ये जो बूट कैपेसिटर है, बूट कैपेसिटर पर हमेशा एक साइड में VPH वाला वोल्टेज और दूसरी साइड में आपको उसका डुअल वोल्टेज शो करना चाहिए। अगर यहाँ पर ऐसा नहीं शो कर रहा है, तो ये जो आईसी है, ये आईसी में इश्यू है। मतलब कि कैपेसिटर खराब नहीं है, आईसी में प्रॉब्लम है। क्योंकि ये जो वोल्टेज जनरेट कर रही है, दोनों के दोनों वोल्टेज कौन जनरेट कर रहा है, आईसी ही जनरेट कर रहा है। यहाँ पर VPH वोल्टेज स्विचिंग कर रहा है, वो भी आईसी कर रहा है, और यहाँ से BTST से जो डुअल वोल्टेज आउटपुट करता है, वो भी आईसी कर रहा है। तो अगर ये वोल्टेज जनरेट नहीं हो रहा है, तो इसका मतलब सिंपल से आईसी का प्रॉब्लम है, आप आईसी रिप्लेस कर सकते हैं डायरेक्टली। और अगर ये वोल्टेज जनरेट हो रहा है, तो आगे हम लोग देखते हैं। यहाँ पर देखिए ये जो कोयल से वोल्टेज आउटपुट होगा, और आउटपुट होने के बाद में ये जो वोल्टेज है सभी सिस्टम के ऊपर जाएगा, तो इसको सिस्टम वोल्टेज भी बोल सकते हैं। मतलब कि आपके पूरे मदरबोर्ड के अंदर ये जाएगा वोल्टेज, बट यहाँ से आउट होने के बाद में यहाँ से आईसी को फीडबैक भी मिलेगा। फीडबैक का मतलब ये होता है कि आईसी ने जो वोल्टेज आउटपुट किया है,
वो प्रॉपर आउटपुट हुआ है या नहीं हुआ। अगर यहाँ से प्रॉपर आउटपुट नहीं हुआ तो आईसी को जैसे ही फीडबैक मिला, फीडबैक से पता चल जाएगा कि प्रॉपर वोल्टेज आउटपुट नहीं हो रहा है, और उसके बाद में अगर वोल्टेज आउटपुट प्रॉपर नहीं हुआ तो यहाँ से 19 और 20 नंबर पिन से स्विचिंग ऑफ कर देगा ये। अगर यहाँ से स्विचिंग ऑफ कर दी तो आगे का जो भी आपका पूरा बोर्ड है, मदरबोर्ड में कंप्लीटली सारे सेक्शंस हैं, वो सभी के सभी सेक्शन सेफ रहेंगे। तो इसलिए यहाँ पर फीडबैक मिलना बहुत ज़रूरी है। और जैसे ही यहाँ पर फीडबैक मिला आईसी को, तो फीडबैक मिलने के बाद में क्या होगा आपका, यहाँ से 13 और 14 नंबर पिन, 13 और 14 नंबर पिन से वीबेट आउटपुट होगा, जो कि वीबेट क्या कहाँ पर जाएगा आपका बैटरी कनेक्टर के ऊपर वीबेट आउटपुट होगा, और वीबेट आउटपुट होने के बाद में बैटरी कनेक्टर के ऊपर वीबेट वोल्टेज जाएगा। ठीक है, यहां पर बैटरी कनेक्टर होगा, बैटरी कनेक्टर के ऊपर वीबेट वोल्टेज जाएगा। अब देखिए यहां पर जो वोल्टेज आउटपुट होता है वो वोल्टेज अकॉर्डिंग आपके बैटरी के आउटपुट होता है। यहां पर हमने 4.2 वोल्टेज लिखा है, बट अगर आपका बैटरी कनेक्टेड नहीं है तो यहां पर 4.2 वोल्टेज शो करेगा, अदरवाइज यहां पर वोल्टेज शो करेगा बैटरी के अकॉर्डिंग। मान लीजिए कि आपके पास में बैटरी के अंदर वोल्टेज है 3.5, बैटरी के अंदर वोल्टेज है 3.5, तो जैसे ही हम लोग चार्ज लगाएंगे तो यहाँ से जो 13 और 14 नंबर से स्विचिंग होकर वोल्टेज आउटपुट होगा वो बैटरी पर होगा 3.6 वोल्टेज आउटपुट। और जैसे ही यहाँ पर बैटरी के अंदर 3.6 वोल्टेज जनरेट हो जाता है, मतलब कि चार्ज हो जाती है बैटरी, तो चार्ज होने के बाद में यहाँ पर जैसे 3.6 वोल्टेज हो जाएगा तो यहाँ से आउटपुट होगा 3.7 वोल्टेज। तो इस तरह से आपका जो वोल्टेज होता है, वोल्टेज स्टेप बाय स्टेप बढ़ता जाता है जैसे आपका बैटरी चार्ज होता जाता है। तो आपको यहाँ पर जो बैटरी लगा है, बैटरी के अंदर जितना चार्ज है उसके अकॉर्डिंग यहाँ पर चेक करना है। मैक्सिमम यहाँ पर 4.2 वोल्टेज तक आएगा, क्योंकि बैटरी में जो वोल्टेज होता है वो मैक्सिमम 4.2 वोल्टेज तक ही होता है। तो आपको ये चीज़ चेक कर लेना है। यहाँ पर ये वोल्टेज अगर जनरेट हो रहा है तो इसके बाद में हम लोग आईसी के आगे की पिंस को देखते हैं। यहाँ पर हम लोग देख पा रहे हैं 22 नंबर पिन, 22 नंबर पिन से रीजन वोल्टेज आउटपुट होता है, जो कि रीजन वोल्टेज आउटपुट होने के बाद में वापस इसी आईसी को ही दिया जाता है। क्यों दिया जाता है? क्योंकि आईसी के इंटरनली पार्ट को ऑन करने के लिए, जो कि यहाँ से स्विचिंग हो रहा है, बाकी और भी काम कर रही है आईसी, तो इसके लिए इंटरनली जो पार्ट है उसको ऑन करने के लिए यहाँ से रीजन वोल्टेज आउटपुट किया जाता है। और रीजन वोल्टेज आउटपुट होने के बाद में आप यहाँ पर देखेंगे एक डिवाइडर सर्किट बनाया जाता है। डिवाइडर सर्किट के थ्रू यहाँ पर वोल्टेज दिया जाता है, जो कि वोल्टेज आपका यहाँ पर देख पा रहे हैं, जो कि वोल्टेज आपके पास कहाँ पर आएगा, पिन नंबर 11 और पिन नंबर 12 के ऊपर। मतलब कि पिन नंबर TS1 लिखा रहेगा और TS2 लिखा रहेगा, उसके ऊपर ये वोल्टेज आएगा। तो यहाँ पर आप देख पा रहे हैं कि R1 जो लिखा हुआ है, यहाँ पर आप देख पा रहे हैं कि ये R1 और R2 होता है, ये डिवाइडर सर्किट है। तो डिवाइडर सर्किट में यहाँ पर देखिए ये R1 है और ये R2 है। तो यहाँ से डिवाइडर कैलकुलेटर हम लोग ओपन कर यहाँ से कैलकुलेट कर सकते हैं कि कितना वोल्टेज जो होगा वो आपका TS1 और TS2 के पास आएगा। तो ये कैलकुलेटर पर हम लोग कैलकुलेट कर सकते हैं। R1 ये है, R2 ये है, और यहाँ पर रीजन वोल्टेज होता है। रीजन वोल्टेज में समथिंग 4.7 वोल्टेज होता है। तो 4.7 इसका इनपुट हो गया, R1 का वैल्यू पता चल गया, R2 का वैल्यू पता चल गया। तो हम लोग डिवाइडर कैलकुलेटर निकालकर वहां से कैलकुलेट कर सकते हैं कि यहाँ पर TS1 और TS2 के ऊपर कितना वोल्टेज इनपुट होगा। जैसे यहाँ पर ये वोल्टेज मिलता है तो उसके बाद में आपको यहाँ पर चेक करना है आगे का पिन। आगे देखिए पिन नंबर 2, पिन नंबर 2 जो है PSEL है। पिन नंबर 2 के ऊपर कौन सा वोल्टेज दिया गया है? यहाँ पर VPH वोल्टेज। VPH का मतलब कि ये वाला वोल्टेज जो यहाँ से 19 और 20 नंबर पिन से स्विचिंग होकर गया है, यही वोल्टेज घूमकर क्या किया गया है, 2 नंबर पिन को वापस दिया गया है। तो यहाँ पर PSEL के अंदर VPH वोल्टेज इनपुट करवाया जाएगा। इसके बाद में हम लोग देखते हैं आगे पिन नंबर 3 और पिन नंबर 4। देखिए पिन नंबर 3 और पिन नंबर 4 क्या होगा कि आपका किसी मॉडल में तो यूज की जाएगी और किसी मॉडल में NC छोड़ा जाता है उसको। तो अगर यहाँ पर NC छोड़ा गया तो आपको चेक नहीं करना है। अगर पिन यूज की गई है तो मतलब कि पावर गुड किस आईसी को देना है, ये आईसी प्रॉपर वर्क कर रहा है, ये आईसी प्रॉपर वर्क कर रहा है या नहीं कर रहा, ये इंफॉर्मेशन किसी और को देना होता है। अगर वहां पर इंफॉर्मेशन देना है तो उसके पास में ये लाइन कनेक्ट की जाएगी, अदरवाइज पिन नंबर 3 और पिन नंबर 4 को NC छोड़ा जाएगा। इसके बाद में नेक्स्ट वाला पिन देखते हैं हम लोग। नेक्स्ट देखिए यहाँ पर
पिन नंबर 5 और पिन नंबर 6, पिन नंबर 5 और पिन नंबर 6 पर क्या मिलेगा आपको, HDA और HCl। यहां पर देखिए HCl और HDA, इसका मतलब ये जो है ये आपका I2C प्रोटोकॉल है। I2C प्रोटोकॉल के अंदर हमारा क्या होता है, HDA और HCl की दो लाइनें होती है जो कि आपका CPU से कनेक्ट की जाएगी, दोनों की दोनों लाइनें। और इन लाइनों को चलने के लिए क्या चाहिए होता है आपको, 1.8 वोल्टेज चाहिए होता है। अगर 1.8 वोल्टेज नहीं मिलता है तो ये लाइन आगे अपना डाटा ट्रांसफर नहीं करती है। तो आपको क्या करना पड़ेगा, यहाँ पर 1.8 वोल्टेज देना पड़ेगा। तो हम लोग देखते हैं यहाँ पर, देखिए HCl का पिन है, हम लोग फॉलो करते हैं HCl वाली लाइन को, और ये देखिए यहाँ पर CPU से कनेक्ट की जा रही है। बट इसी लाइन में एक रजिस्टर लगाकर ये वोल्टेज पावर IC के थ्रू दिया जा रहा है, और यहाँ पर 1.8 वोल्टेज दिया जाता है। तो यहाँ पर जो रजिस्टर लगा है ये पुल अप रजिस्टर है, और पुल अप रजिस्टर जो होगा मैक्सिमम टाइम आपके मोबाइल के अंदर 2.2 किलो ओम का ही यूज किया जाता है। तो यहाँ पर HDA और HCl दोनों लाइनों में हम लोग देखेंगे, सेम HDA के अंदर मिलेगा आपको, देखो CPU से कनेक्ट की जा रही है, और यहाँ पर एक पुल अप रजिस्टर लगाकर वही 1.8 वोल्टेज दिया जा रहा है। तो ये दोनों के दोनों रजिस्टर जो होंगे, दोनों रजिस्टर 2.2 किलो ओम के होने चाहिए। आपको ये चीज ध्यान रखना है, कोई भी रजिस्टर, जैसे एक रजिस्टर का वैल्यू डाउन हुआ, एक का वैल्यू सेम रहा, तो भी आपके चार्जिंग सेक्शन में इश्यूज आएंगे। तो आपको क्या करना है, दोनों रजिस्टरों को चेक करना है, दोनों रजिस्टरों की वैल्यू सेम होना चाहिए, वो कि 2.2 किलो ओम। और अगर अदरवाइज किसी और मतलब किसी मॉडल के अंदर क्या होता है, सभी मॉडल्स के अंदर 2.2 किलो ओम के नहीं यूज किए जाते हैं। अगर किसी मॉडल में कम यूज किए जा रहे हैं, मतलब कि 1.5 किलो ओम के यूज किए जा रहे हैं, तो सभी के अंदर दोनों जो रजिस्टर है HDA HCl के अंदर, दोनों पुल अप रजिस्टर 1.5 किलो ओम के ही होंगे। मतलब कि ये याद रखना है, दोनों रजिस्टरों की वैल्यू सेम होना चाहिए, और वोल्टेज जो होगा 1.8 वोल्टेज आना चाहिए। अगर ये सब कुछ मिल रहा है आपको, तो यहां पर आपको चेक करना आगे इंटरप्ट का लाइन। इंटरप्ट वाला लाइन जो होता है, ये वाला लाइन भी क्या होगा आपका, CPU से कनेक्ट किया जाएगा, और इंटरप्ट लाइन को भी वर्क करने के लिए 1.8 वोल्टेज की जरूरत होती है। तो यहां पर हम लोग देखते हैं 1.8 वोल्टेज, यहां पर क्या होगा, जो इंटरप्ट लाइन के अंदर जो रजिस्टर लगाया रहेगा, पुल अप रजिस्टर होगा, वो वाला रजिस्टर क्या होगा, 10 किलो ओम का यूज किया जाता है। तो यहां पर हम लोग देखिए 10 किलो ओम का, देखिए ये यहां पर 10 किलो ओम का एक रजिस्टर यूज किया गया है, जो कि आपका वही 1.8 वोल्टेज से ही कनेक्ट किया गया है, यहां पर 1.8 वोल्टेज से ही कनेक्ट किया गया है, और रजिस्टर जो है, रजिस्टर 10 किलो ओम का यहां पर यूज किया जा रहा है। तो इंटरप्ट वाला जो लाइन होगा, इंटरप्ट वाले लाइन में क्या होगा आपका, 10 किलो ओम का रजिस्टर होगा, और HDA HCl का जो लाइन होगा, दोनों के अंदर 2.2 किलो ओम के रजिस्टर लगे हो रहेंगे, और तीनों के अंदर 1.8 वोल्ट आना चाहिए। अब इसके बाद में नेक्स्ट जो लाइन है उसको चेक करते हैं, पिन नंबर 9। पिन नंबर 9 जो होता है CE का लाइन होता है। ये वाला लाइन जो होगा आपका, या तो एक रजिस्टर के थ्रू ग्राउंड से कनेक्ट किया जाएगा, या फिर ये वाला लाइन क्या होगा, CPU से कनेक्ट किया जाएगा। दोनों में से एक कंसेप्ट आपको मिलेगा, या तो ग्राउंड से कनेक्ट करना है रजिस्टर के थ्रू, तो यहाँ पर 100 किलो ओम का एक रजिस्टर लगाकर ग्राउंड से कनेक्ट कर दिया। अदरवाइज ये लाइन किससे कनेक्ट किया जाएगा, आपका CPU से कनेक्ट किया जाएगा। तो किसी मॉडल में आपको मिलेगा कि रजिस्टर के थ्रू ग्राउंड से कनेक्ट किया जा रहा है, किसी मॉडल में आपको मिलेगा कि ये CPU से कनेक्ट किया जा रहा है। और कुछ मॉडल्स ऐसे होते हैं, उन मॉडल के अंदर ये ग्राउंड से कनेक्ट किया जाएगा, बट इसमें क्या किया जाएगा, आपका एक डिवाइडर यहाँ पर मॉसफेट लगाकर उसको ग्राउंड से कनेक्ट किया जाएगा, ना कि रजिस्टर के थ्रू ग्राउंड से कनेक्ट किया जाएगा। तो तीनों में से कोई भी कंसेप्ट मिल सकता है, या तो आपको रजिस्टर के थ्रू डायरेक्ट ग्राउंड से कनेक्ट करेंगे, या फिर CPU से कनेक्ट करेंगे, या फिर मॉसफेट लगाकर ग्राउंड से कनेक्ट किया जाएगा। इसके बाद में नेक्स्ट पिन जो है, पिन नंबर 10। पिन नंबर 10 जो होगा LIM का लाइन होगा, या तो आपको LIM लिखा हुआ मिलेगा यहां पर, या फिर आपको LIM लिखा हुआ मिलेगा, और ये लाइन भी क्या होगा आपका, रजिस्टर के थ्रू ग्राउंड से कनेक्ट की जाएगी यहां पर। इसके बाद में नेक्स्ट जो लाइन है, पिन नंबर 17 और पिन नंबर 18। पिन नंबर 17 और पिन नंबर 18 जो होगी, इसकी ग्राउंड की पिन होगी, मतलब कि वो ग्राउंड से कनेक्ट की जाएगी। तो यहां पर आप लोग देख पा रहे हैं, सभी के सभी जो पिन्स है उनका हमने चेक कर लिया है। 24 पिन्स का जो वर्क होता है, वो वर्क क्या क्या है, और वो किस किस लाइन से कनेक्ट की जाएगी, और कौन सी लाइन किस IC से कनेक्ट की जाएगी। तो ये सभी 24 पिन का आपको पता चल गया।
अभी हम लोग इसको नेक्स्ट जो वीडियो रहेगा, नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम लोग इसको देखेंगे कि ये जो लाइंस है, इस लाइंस को हम लोग स्केमेटिक में कैसे ट्रेसिंग कर सकते हैं। कंप्लीटली 24 पिन होगा। हम लोग एक मॉडल नहीं, अलग अलग मॉडल ओपन कर कर देखेंगे। जिस मॉडल में BQ 24196 आईसी यूज किया गया है, वहाँ पर स्केमेटिक में चेक किया जाएगा कि आपके पास में ये सभी पिन्स जो हमने देखा है कि यहीं से कनेक्ट की जाती है या फिर कहीं और पर जा रही हो। तो कंप्लीटली ये जो पिक्चर पर जैसा है उसके अकॉर्डिंग चलेंगे तो हम लोग स्केमेटिक में इजीली इसको रीड कर पाएंगे। तो चलिए नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, उसमें हम लोग आप बात करेंगे स्केमेटिक के ऊपर, और यही सेक्शन को हम लोग आगे बढ़ाएंगे जिसमें इस पिक्चर को हम लोग स्केमेटिक के अंदर समझेंगे पूरा कि ये लाइनों को कैसे कैसे आपको स्केमेटिक में फॉलो करना है।